नमस्कार, राजनीति पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश और मेरे साथ हमेशा की तरह है मृत्युंजय। मृत्युंजय, कैसे हैं आप? और मैं आशा करता हूं कि आपकी दीपावली बहुत अच्छी गई होगी। जी नमस्कार। हमारी दीपावली अच्छी रही और उम्मीद करता हूं कि आप और हमारे सभी दर्शकों का पर्व या त्योहार बहुत अच्छे से बीता होगा। जी बिल्कुल। और ईश्वर करे कि सबके जीवन में प्रकाश और स्वास्थ्य और समृद्धि बरकरार रहे। जी बिल्कुल मृत्युंजय। तो अब जो है हमारा ये फाइनल फेज है इंदिरा गांधी की, जो हम ये सीरीज बना रहे थे उसमें। और अब जो है हम आग पहुंचे हैं उस निर्णायक फेज में इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल करियर में, जहां पे उनको लगा कि भाई शायद जो है अब यहां से उनका एक पॉलिटिकल रिसर्जेंस होगा। लेकिन जो हुआ वो काफ़ी उसके उलट हुआ। और कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए, खासकर क्योंकि हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी किस तरीके से पंजाब में अपनी पकड़ बनाने के लिए और उसके साथ साथ अकालियों को जो है थोड़ा सा वीक करने के लिए वहां पर इंदिरा गांधी ने एक स्टूज जो है वहां पे उन्होंने खड़ा किया, जिसका नाम था जरनैल सिंह भिंडरेवाला, जो कि दमदमी टकसाल का जो है वो करता धरता था। और एक छोटे से संत को किस तरीके से, संत भी नहीं कहेंगे हालांकि, जो उस बहुत सारे लोग हैं ऐसे पंजाब में जो अभी भी भिंडरेवाला को एज अ संत की उपाधि से जो है देते हैं उनको। और कहते हैं, हालांकि अभी पीछे कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी। अगर बात करूं मैं, जब ये कंगना रनौत की फिल्म आई थी इंदिरा गांधी की लाइफ के ऊपर, तो उसमें ये भी कहा गया कि भाई भिंडरेवाला को आप इस तरीके से नहीं दिखा सकते क्योंकि वो एक संत की उपाधि जो है उनको मिली हुई है। तो हालांकि ये एक कंट्रोवर्शियल बात है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग उसको नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने भिंडरेवाला को यूज किया और फिर उसके बाद जिस तरीके से भिंडरेवाला का पूरा स्ट्रैचर जो है पंजाब में बढ़ा, उसके बाद किस तरीके से सिखों और हिंदुओं के बीच एक डिवाइड लाने की वहां पर कोशिश की गई। और फिर किस तरीके से हरमिंदर साहिब, जो कि एक बहुत ही पवित्र स्थान है सिखों के लिए, जिसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, वहां पर क्यों इंदिरा गांधी को मिलिट्री भेजनी पड़ी। 3 दिन का 4 दिन का वहां पे बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन हुआ पूरे अमृतसर में। और फिर उसके बाद इसी की वजह से क्यों इंदिरा गांधी को अपनी जान खोनी पड़ी, इन सब के बारे में आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं मृत्युंजय, यही करीब करीब 1980 का जो दौर था, पंजाब में इलेक्शंस के बाद जो है इंदिरा गांधी को काफ़ी जो है एक हार का सामना करना पड़ा और अकालीज जो है वो पावर। 77 के इलेक्शन में हाँ, इंदिरा हाँ गांधी। जी, हाँ, हाँ। 77 के जो पंजाब के इलेक्शन है उसमें काफ़ी जो है पंजाब में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और वहां पर पार्टी को रिवाइव करने के लिए क्यों कांग्रेस पार्टी को भिंडरेवाला का हाथ थामना पड़ा? देखिए, इंदिरा गांधी जो थी उनका सत्ता से बाहर जाना उनके लिए और उनके पूरे परिवार के लिए बहुत ही शॉकिंग स्थिति थी। जी। और आप तो जानते हैं कि गांधी परिवार भारतीय राजनीति में कईयों के मुस्तकबिल तकदीर को बनाने और बिगाड़ने में बड़ी इनकी भूमिका रही है। कहा तो जाता है कि जिस तरीके से ये ललित नारायण मिश्रा जो थे, वो उनकी जो स्थिति हुई थी, जिस तरीके से उनका निधन हुआ, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। इसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं राजनीति में, जिसे देख करके ये लगता है कि बहुत राजनीति में उतार चढ़ाव हुआ। जी, और और सबसे इन्होंने बड़ी बहुत, कंट्रोवर्सी तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन था। हाँ, शास्त्री जी का निधन था। और तो इन सभी चीजों पर इन लोगों की नजर बनी रहती थी। और उसके बाद इन लोगों ने काफी भीतर खाने से कोशिश की कि किसी तरह से सरकार को अस्थिर करें। और सरकार को हालांकि अस्थिर करने के लिए, केंद्र की सरकार को यानी इंस्टेबल बनाने के लिए इंदिरा गांधी को कुछ खास प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सरकार के अंदर पहले ही ऐसे तत्व थे जो बड़े ही विस्फोटक किस्म के थे। और ये हम और उन्हीं, 1977 से पहले की बात कर रहे हैं, जब जेपी, जब ये क्या कहते हैं, जनता पार्टी की जो सरकार बनी हुई थी। हाँ, 77 के बाद की बात कर रहे हैं, जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी। जी। तो जी, तो 77 से लेकर के 79 तक मुरारजी प्राइम मिनिस्टर रहे। जी।
और 79 में ये सरकार गिर जाती है। फिर 1 महीने के लिए सत्ता में रहते हैं, फिर वो भी रिजाइन करते हैं चरण सिंह, और फिर उसके बाद इलेक्शन की घोषणा होती है। जिनको आप फेमसली बोलते हैं कि भाई वो प्राइम मिनिस्टर तो बने लेकिन कभी लोकसभा को फेस नहीं किया। हाँ, लोकसभा को उन्होंने कभी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे फेस नहीं किया। जी। तो वही चरण सिंह जो थे, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। खैर, मैं बात कर रहा हूँ 77 में जो मोरारजी जी की सरकार बनी थी, वो सरकार बनी ही थी, ऐसा नहीं था कि कमजोर पायों पे। वो पाए तो थे बड़े मजबूत, जी। लेकिन उनके ऊपर बारूद का लेप चढ़ा हुआ था। हम्म। तो ये पाए जो थे बड़े विस्फोटक थे मजबूत लकड़ी के ही बने हुए, लेकिन उनके ऊपर जो पॉलिशिंग की गई थी, वो मुरारजी की सरकार की जो कुर्सी थी, उस कुर्सी के जो पाए थे उसके ऊपर जो लेप लगाया गया था वो बारूदी था। कहने का मतलब ये है कि इनके दो दो लोग जो थे, एक इनके वाइस वाइस डेप्यूटी प्राइम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर। चरण सिंह। जी। तो चरण सिंह एकदम से प्राइम मिनिस्टर मुरारजी देसाई के पीछे पड़े रहते थे। हम्म। और दूसरी ओर थे आपको ये क्या कहते हैं, राजनारायण। जी। राजनारायण के बारे में कहा जाता है कि विपक्ष की राजनीति करने के लिए बड़े परफेक्ट आदमी थे, लेकिन जब सत्ता में आए तो भी इन्होंने विपक्ष की ही राजनीति करनी शुरू कर दी, जी। और अपनी ही सरकार पे हमलावर हो गए आदतन। जी। तो इनको आदत थी सरकार पर हमला करने की। जी। अब इन कभी कभी भूल जाते थे कि ये सत्ता में है, और अपने ही प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करना शुरू करते थे जी। अपनी ही सरकार पर। तो प्राइम मिनिस्टर ने आजीज होकर के उनको सत्ता से बाहर कर दिया। अब इन्होंने राजनारायण ने भड़काना शुरू किया मुराद ये चरण सिंह को। जी। चरण सिंह की पहले से अदावत थी, और इंदिरा गांधी दूर बैठी सब कुछ देख रही थी हम्म। कि कब उनको इस बात का मौका मिले और इनको टॉपल किया जाए। जी। लेकिन इंदिरा गांधी को उससे भी ज्यादा इस बात का इंतजार था कि वो भापना चाहती थी कि क्या 77 में जो जनता का आक्रोश जिसने इंदिरा को सत्ता से बाहर किया, वो और वो आक्रोश आई अभी थिंक भी। मुझे लगता है कि थोड़ा जस्टिफाइड भी था मृत्युंजय, क्योंकि 75 में इमरजेंसी लगने के बाद जो है जिस तरीके से 77 पे उन्होंने इलेक्शन करवाए, तो आई थिंक उन्होंने उस टाइम जनता को, पब्लिक का जो मूड था उसको मिसरीड किया और इलेक्शन में गए और हारे। हारे। तो इस वजह से इस बार वो पहले रीड कर लेना चाहती थी। हालांकि इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि अगर वो चाही होती तो पहले भी वो सरकार गिरवा सकती थी, हम्म। लेकिन उनको इस बात की फिर उम्मीद नहीं रहती कि सरकार फिर वो सत्ता में लौट पाएंगी, कहीं फ्रैक्चर्ड मैंडेट मैंडेट नहीं मिल जाए। जी। तो वो इस बात का इंतजार कर रही थी कि जनता के की नजरों में ये सरकार न सिर्फ लोकसभा में अपना बहुमत खोए, बल्कि जनता की नजर में अपनी विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी भी खो दे। जी। तो ये मौका मिलना शुरू हुआ। वही मैंने आपको पिछली दफा भी एक बेलची कांड के बारे में बताया था जी बिल्कुल। कि जिसका मैंने जिक्र किया था कि बिहार में पटना से कुछ ही दूरी पर एक बेलची नाम के गांव में उर्मी एक ओबीसी समुदाय के कुछ लोगों ने एक दलित समुदाय के कुछ लोगों को एक जिंदा कमरे में जला बंद दिया था। करके जला दिया था, जिंदा जला दिया था। जी। तो इस घटना से बड़ा आक्रोशपूर्ण माहौल बना। तो इंदिरा गांधी उसको देखने के लिए यहाँ आई, और सड़क नहीं था तो वो हाथी पर बैठकर गई देखने। जी। तो इससे इंदिरा गांधी के प्रति भारत के दूसरे सबसे बड़े राज्य, उन दिनों बिहार में 54 सीटें हुआ करती थी, जी। उत्तर प्रदेश से सीमा लगती थी, तो इंदिरा गांधी को वहां से एक सर्ज मिलना शुरू हुआ। दूसरी ओर ये सरकार जो थी वो अंतर कलह में घिरती चली जा रही थी। जी। यानी ये जो इस सरकार के अंदर जो भीतरी कलह था वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। जी। तो इस वजह से जो संकट की स्थिति थी सरकार के अंदर, वो सरकार की जो विश्वसनीयता थी उसके अंदर काफी गिरावट आ रही थी। अभी इसी बीच तब तक से देखिए इनके अंदर बड़े ही तीव्र दिमाग के लोग होते हैं, समाजवादी जिनको हम कहते हैं, ये बड़े डिस्ट्रक्टिव लोग होते हैं। तो इन लोगों ने दक्षिणपंथी जमात के जो संघी लोग थे, जनसंघ के लोग थे, जी। जनसंघ के लोगों पर इन लोगों ने आरोप लगाना शुरू किया कि ये घोषणा करें कि इनका आरएसएस से कोई संबंध नहीं है। जी। और और इस ये टाइम दो ये ही लोग सदस्य, सरकार में ही थे, ये जो हैं ये उस टाइम जनता पार्टी की सरकार में था। ये सरकार के हमको लगता है कि सबसे बड़े घटक थे, जी। क्योंकि इन शायद इनके सांसद ही इनके गुट के सांसद शायद पहले या दूसरे नंबर पे थे सबसे ज्यादा जीत कराने वाले। किसी एक गुट में सबसे बड़ी तादाद शायद इन्हीं लोगों की थी। हम्म। लेकिन समाजवादी जो नेता थे उन लोगों ने मांग करनी शुरू की
या तो ये लोग बाहर निकले या फिर ये लोग जनसंघ छोड़े, सॉरी, आरएसएस आरएसएस को को छोड़ छोड़े, दें। जी। आरएसएस को छोड़े। अब यही बात लेकर के एक मैटर ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन था बना हुआ, और इंदिरा गांधी बाहर से देख रहे थे। इसी बीच बहुत ही एकदम से गड़बड़ तरीके से, विदाउट एनी प्रिपरेडनेस, बिना किसी तैयारी के इंदिरा गांधी से बदला लेने के लिए चरण सिंह के अंदर ऐसा आक्रोश जगा। कहते हैं चरण सिंह बड़े शांत दिमाग के, सेकुलर मिजाज के और बड़े मैच्योर्ड नेता थे, जी। लेकिन उन्होंने जो नासमझी दिखाई, वैसी नासमझी की आप उम्मीद किसी से नहीं कर सकते। जी। उन्होंने बिना किसी तैयारी के इंदिरा गांधी को जेल भेजने का जो फैसला लिया, वो बहुत ही गलत था, क्योंकि खुद जो प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि जिन इंदिरा गांधी ने इन लोगों को 19 महीने जेल में रखा, उसे ये लोग 19 घंटा जेल में नहीं रख पाए। हुँ। हालांकि फिर बाद में विशेषाधिकार हनन का मामला ला करके और इंदिरा गांधी को इन लोगों ने 1 महीने के लिए बाद में फिर जेल भेजा भी। जी। लेकिन वो 1 महीने के लिए जेल भेजा भी तो क्या भेजा? अगर देखिए इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप साबित होते और इंदिरा गांधी की छवि खराब करने के बाद कि सही में इंदिरा गांधी जो थी वो खलनायिका थी, जी, अगर बिल्कुल। ये लोग ऐसा कर पाते तो इसी को लेकर के मतभेद जी। था कि इंदिरा गांधी के साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाए। देखिए किसी के ऊपर हमला खाली कर देने से आप अपने प्रति सिंपैथी खो भी सकते हैं, अपने प्रति जो बनी सिंपैथी है खो भी सकते हैं। तो किसी के ऊपर हमला ऐसे करें कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। इन लोगों ने सांप को तो मारा, लेकिन लाठी सांप को तो नहीं मारा। सांप को तो बस इनका बस कहें कि 1-2 लाठी पड़ी और सांप को थोड़ा चोट लगा होगा, लेकिन लाठी टूट गई और सांप बच के निकल गया। जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये सूरत बनी थी। खैर, अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी के शासन के लास्ट फेज की, क्योंकि पिछली दफा हम लोगों ने मोरारजी सरकार के अंतर्विरोधों के बारे में बहुत बात की कि कैसे दोहरी सदस्यता का मुद्दा था। फिर इसके बाद सरकार के अंदर की जो औद्योगिक नीति थी, अब उन औद्योगिक नीति में पेप्सिको एक कंपनी हुआ करते नहीं, उस समय कोको कोला एक कंपनी हुआ करती थी। जी। जॉर्ज फर्नांडिस उद्योग मंत्री थे। जी, जी, जी। जॉर्ज फर्नांडिस ने, देखिए इनकी विपक्ष की राजनीति का जो तौर तरीका था वही कभी खत्म नहीं हुआ। तो ये सत्ता में रहते हुए भी जो भारत के औद्योगिक विकास के लिए जो जरूरी था, जी। उसके लिए कुछ उचित कदम नहीं उठा पाए, और बनी बनाई चीजों को भी ये नष्ट करने पे तुले हुए दिखाई देते थे। पूरी योजना का स्वरूप बदल दिया गया। तो जो पहले से गड़बड़ चीजें चल रही थी उसको इम्प्रूव करने के बजाय चीजें और डाउनग्रेड होने लगी, नीचे की तरफ जाने लगी, और सरकार अपनी लोकप्रियता आखिर में खो देती है। और इसी बीच इंदिरा गांधी देखती हैं कि अब लोहा गर्म है, हथौड़ा चला दो। जी, तो बिल्कुल। फिर वो इसी तरह से संदेश भिजवाती हैं कि उनको खुशी होगी अगर वो चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखें। और वो शपथ दिलाने के तुरंत बाद चरण सिंह जब मिलने नहीं जाते, प्राइम मिनिस्टर बनने के तुरंत बाद चरण सिंह मिलने नहीं जाते इंदिरा गांधी से, तो इंदिरा गांधी कहती है कि मैंने तो कहा था कि मुझे खुशी होगी उनको प्राइम मिनिस्टर बनते देख करके, तो मुझे अभी भी खुशी है, बट आई हैड नेवर प्रॉमिस्ड माय पार्टी सपोर्ट टू हिम। जी। तो इस वजह से फिर हुआ ये कि चरण सिंह भी चले गए हवा खाने, उनकी सरकार भी समाप्त हो गई। देश में चुनाव की घोषणा हुई और 1980 के चुनाव हुए। 1980 के चुनाव हुए, इंदिरा गांधी सत्ता में लौट कर आई। जी। और इंदिरा गांधी सत्ता में जैसे ही लौट के आई, उस समय जितनी भी गैर कांग्रेसी सरकारें थीं, चाहे पंजाब में अकालियों की सरकार हो या कहीं पर कोई भी सरकार हो, जी। तमाम सभी सरकारों को उन्होंने बर्खास्त कर दिया। हुँ। और फिर चुनाव हुआ और फिर से जिस तरह पंजाब में ये अकालियों की सरकार बनी थी, जी, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर जो नई सरकार बनी, तो कांग्रेस को बहुमत मिल गई जी। और पंजाब में कांग्रेस एक बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। लेकिन साथ ही साथ अकालियों की राजनीति को पूरी तरह समाप्त करने के लिए अब ये जरनैल सिंह भिंडरवाला जो था, वो पंजाब से लेकर दिल्ली तक में सक्रिय रूप से काम करने लगा, हुँ। जिसमें कि हिंदी का पुरजोर विरोध। हाँ, नामधारी, तो नामधारी सिखों के खिलाफ हिंसा, फिर उसके बाद हिंदुओं के खिलाफ जो एक बड़ा ही सख्त रवैया, गुरुमुखी को प्रमोट करना, और सिखिज्म के कट्टरपंथी सिद्धांतों को प्रमोट करना,
ये तमाम चीजों को वो बंदा बार बार असर्ट करने लगा। जी। उसका ये साफ तौर पे कहना था कि हिंदी अखबार ये सब बंद होने चाहिए। हम्म। और यहाँ तक कि जो सिख महिलाएं सिंदूर भी करती थीं और बिंदी भी लगाती थीं, इन सभी चीजों पर भी वो आपत्ति उठाने लगा जी। कि नहीं, सिख महिलाओं को ये सब नहीं करना चाहिए, सिख महिलाओं को अमृतधारी होना चाहिए, हम्म। कृपाण लेकर चलना चाहिए, उनको पगड़ी बांधनी चाहिए उनको भी। तो ये तमाम चीजें जब वो करना शुरू करता है, तो इंदिरा गांधी को सुकून महसूस होने लगा कि अब सिखों की जो राजनीति है, जी। सिखिज्म की जो राजनीति है, अब वो शिफ्ट होकर अकालियों के हाथ से शिफ्ट होकर उसके एक बंदे के हाथ में आ जा गई रही है। है। हम्म। जी। तो इससे इंदिरा गांधी को शुरू में बड़ी तसल्ली मिली। लेकिन सन 82 आते आते जब उसने पंजाब केसरी के मालिक की जब उसने हत्या कर दी, अखबार पंजाब केसरी जो था, जी। तो उन उसके मालिक की हत्या कर दी जाती है वहां पर। जी। और कई कई बार और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसके बाद फिर माहौल अब गरमाने लगता है। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी देखिए एक बेहद कमजोर प्राइम मिनिस्टर थी, वो कभी भी ताकतवर थी ही नहीं। हम्म। और रही बात कि बांग्लादेश का युद्ध या जो भी युद्ध था, जी। तो वो तो एक अनावश्यक युद्ध में बहुत गलत तरीके से और कि भारत के संसाधनों का इस्तेमाल करके और भारतीय सेना की शक्ति का इस्तेमाल करके उन्होंने वो युद्ध तो जीता था। जी। लेकिन भारत को जरूरत थी कि पूर्वी पाकिस्तान जो है, वो पाकिस्तान के लिए यानी पश्चिम पाकिस्तान के लिए पूर्वी पाकिस्तान नासूर बना रहे। जी। इंदिरा गांधी ने तो एक तरह से उसका इलाज कर दिया। लेकिन उसका मृत्युंजय एक ये पॉइंट भी तो कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो फाइट हो रही थी, अगर मैं बात करूं ईस्ट पाकिस्तान में, तो उसके रिपरकशंस तो इंडिया में भी थे, क्योंकि नहीं, उसका बॉर्डर बांग्लादेश बंगाल से लगता हुआ था, और बहुत ज़्यादा इलीगल इन्फ्लक्स हो रहा था उस समय, तो शायद नहीं, ये सोचकर इन्फ्लक्स इंदिरा हो रहा गांधी। था, हम जी। उसको रोक सकते। देखिए, जी। ऐसा कहीं से नहीं होता कि अगर कहीं से विदेशों से आज क्या इन्फ्लक्स नहीं है। आज बताइए, लेकिन झारखंड से मृत्युंजय, लेकर अगर किशनगंज से आप लेकर। उसी 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 अगर हम उस दौर की बात कर रहे हैं, हालांकि हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हाँ, हम उस दौर की बात करें और आज के दौर की बात करें, अगर हम क्योंकि कुछ सिमिलर इंसिडेंट हुआ, अगर मैं बात करूं अभी जो बांग्लादेश में सो कॉल्ड स्टूडेंट्स रेवोल्यूशन हुआ, हालांकि वो शुरुआत स्टूडेंट्स रेवोल्यूशन की हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उसके ऊपर पूरी तरीके से जो है कब्जा कर लिया था, और उसके बाद जिस तरीके से हिंदुओं के साथ वहां पर उनके मंदिर तोड़े गए, बहुत कुछ हुआ, तो उसके बाद जो है भारत से हालांकि इतनी तीव्र वेग से आवाज नहीं आई, लेकिन आवाज जरूर आई कि भाई नरेंद्र मोदी सरकार को हिंदुओं के लिए जो बांग्लादेश में फंसे हैं कुछ करना चाहिए। तो अगर मैं एक कंपेयर एक करूं। एक 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 बात जी। बताइए। जी। जी। सबसे पहली चीज कि भारत उस समय भी बेहद गरीब स्थिति में था, भुखमरी का शिकार था। जी। मैं उस दौर की बात करूं, कि इंदिरा गांधी की अगर हम कहते हैं कि बड़ी ताकतवर प्राइम मिनिस्टर थी और कोई माँ दुर्गा से उनकी तुलना अगर करता है, जी। तो मैं मानता हूं कि ये बकवास है। हम्म। इसलिए बकवास है कि इंदिरा गांधी ने तो उस दौर में ठीक है, किसके ऊपर, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा था। जी। पाकिस्तान का वो आंतरिक मामला था, शुद्ध रूप से वो पाकिस्तान का आंतरिक मामला था। जी। भारत सरकार को बस यही चाहिए था करना कि भारत सरकार बस इतना केवल कर देती कि ये उनको भीतर नहीं आने देती। हम्म। बाकी बाकी पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान अपने नागरिकों के साथ, चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो, वो क्या कर रहा है पाकिस्तान समझता है। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए जी। कि वहां पर पाकिस्तान में सॉरी बांग्लादेश में आज बंगाली हिंदू और मुसलमान एक साथ पश्चिमी पाकिस्तान के तानाशाह याहिया खां के और टिक्का खां के जुल्म का शिकार हो रहे थे। जी। थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, लेकिन इस पर थोड़ा हमें बात करना चाहिए। जी। 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 लेकिन आपको मैं बता दूं कि 1962-63 की बात है कि एक बार हुआ कि वहां पर हजरत बल में एक पवित्र बाल रखा हुआ है। जी। वो पवित्र बाल शायद ऐसा कहते हैं कि उनके प्रॉफिट का है या जो भी, जी। लेकिन वो एक पवित्र बाल है हम्म। कश्मीर में। ओके। तो वहां पर वो बाल जो था वो गायब हो गया। ओके। और उस बाल के गायब होने के बाद आरोप लगा कि वो इस काम में वहां के हिंदू इन्वॉल्व है। ओके। उसका रिपरकशन तो पाकिस्तान में हुआ ही, हम्म। कश्मीर में भी हुआ। हम्म।
और हिंदुओं पर दिन रात हमले होने लगे, हम्म। बड़े अत्याचार हुए, और ओके। वही बंगाली मुसलमानों ने वहां के हिंदुओं पर तब भी अत्याचार किया था, ओके। जोरदार अत्याचार किया था, घरों में घुस के मारा था, जी। बहुतों की हत्या की गई थी, बहुतों के घर पर कब्जा कर लिया गया, अब्दुल बनर्जी बनर्जी बाड़ी से अब्दुल मंजिल बना दिया गया उस घर का नाम। ओके। तो और यही फिर उन्हीं लेकिन देखिए, हिंदू तो अपनी अब तकदीर को लेकर के वहां पर थे। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जी अब जब जी जी। हमारा प्रोग्राम चल ही रहा है, जी कि सिलहट एक जगह है बांग्लादेश का, जी जो असम से सटा हुआ है। जी। जब वोटिंग हो रहा था तो वहां पर हिंदू मेजोरिटी में थे, ओके। तो वोटिंग हुई कि अब सिलहट कहाँ जाएगा, ये असम के साथ रहेगा या बांग्लादेश के साथ जाएगा। जी, ये आप तो 90, उस ये आप समय, पार्टीशन की बात कर रहे हैं? जी 1947 की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी जी। तो उस समय, तो देखिए हिंदुओं को जो वहां झेलना पड़ रहा था, वो तो अब उन्होंने वैसा एक तो कि अपनी सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया, जी। और साथ ही साथ अहिंसा और जाति की राजनीति में फंस के पड़े हुए थे। हम्म। तो बाद में जब जाति की राजनीति समाप्त हुई, तो धर्म की राजनीति करने का उनको मौका तक नहीं मिला फिर। जी। ठीक है मृत्युंजय, तो चलिए आपको, चलिए अपने अपने टॉपिक पर जो है थोड़ा वापस आ जाते हैं। तो हम जहां बात कर रहे थे इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी ने जी एक आप ये एक कह बात रहे मैं थे कि बता एक दूं। स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से एक रैडिकल एलिमेंट को, जो उनको लगता नहीं था कि वो रैडिकल एलिमेंट है जर्नैल सिंह भिंडरेवाला, लेकिन फिर भी एक रेडिकल एलिमेंट को जो है उन्होंने हवा दी, और फिर उस रेडिकल एलिमेंट ने किस तरीके से त्राही त्राही मचा दी। जी, वो जो रेडिकल एलिमेंट था, तो वो उसके खिलाफ इंदिरा गांधी एकदम से पूरी पूरी जो सुरक्षा एजेंसी थी, उसको डेमोरलाइज करके रखी हुई, जी। उनके खिलाफ कोई कदम उठाने से हिचक रही थी। और तमाम तरह के इनको रिपोर्ट्स मिल रहे थे कि अगर केंद्र सरकार जल्दी से कोई कदम नहीं उठाती है, तो हालात हाथ से निकल जाएंगे। जी। उस समय पंजाब के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो थे दरबारा सिंह। हम्म। तो दरबारा सिंह की सरकार को इंदिरा गांधी ने तय किया कि अब उसको बर्खास्त करेंगी। अब इनको यही, जब जब पानी सर के ऊपर बहने लगा, जी। तब इंदिरा गांधी को ये समझ में आया कि राज्य सरकार को बर्खास्त करके केंद्र जो है वो सत्ता सीधे सीधे अपने हाथ में ले ली। देखिए, ओके। इंदिरा गांधी कितनी नासमझ प्रधानमंत्री थी कि उन्होंने क्या किया कि तय किया कि अब वो दरबारा सिंह की सरकार को, जो कांग्रेस की ही सरकार थी, जी। तो उस सरकार को बर्खास्त करके और केंद्र के हाथ में सत्ता ले लेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाकर। ओके। लेकिन दरबारा सिंह जो थे वो बड़े अनुभवी प्रशासक भी थे, बहुत अच्छे प्रशासक थे और बड़े अनुभवी पॉलिटिशियन भी थे। तो उनको इस बात का एहसास था कि इसका नतीजा क्या निकल सकता है। उन्होंने कहा कि देखिए, जब तक वहां पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है, तब तक वहां विधायक सक्रिय हैं, लोगों के संपर्क में बने हुए हैं, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इनपुट मिलते रहेंगे और जनता के एक वर्ग के साथ जुड़ाव बना रहेगा, क्योंकि विधायकों जी। का सीधे सीधे जनता से एक तरह का जुड़ाव होता है। जी बिल्कुल। तो सीधे सीधे वो आपका जुड़ाव बना रहेगा और केंद्र को जनता का विश्वास प्राप्त होता रहेगा। हम्म। तो इसमें क्या है कि जर्नैल सिंह के खिलाफ किसी एक्शन में जनता के एक बड़े वर्ग को अपने साथ लाना बड़ा आसान होगा, जी और बिल्कुल। हालात को तुरंत बहुत जल्दी ही टेकल किया जा सकता है, कंट्रोल में लिया जा सकता है। हम्म। इंदिरा गांधी नहीं मानी। ओ अच्छा। उन्होंने, जी, उन्होंने दरबारा सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया, ओके। और ये पंजाब की जो सुख शांति थी, उसके ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। अब केंद्र का क्या हुआ कि पंजाब की जनता से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हुआ, अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, चारों तरफ अफवाह ही अफवाहें हवा में तैर रही थी, दिल्ली से लेकर पंजाब तक। जी। और हालात बेकाबू होने लगे, हालात इस रूप में बेकाबू होने लगे कि अब पूरे पंजाब पर एक तरह से फ्री हैंड मिल गया था, ये भिंडरेवाला को। भिंडरेवाला को, जी। कि वो पंजाब में अपनी मर्जी से समाज के किसी भी वर्ग को इंटिमिडेट कर सकता है, डरा सकता है, उन तक पहुंच सकता है, उनसे संवाद कायम कर सकता है, उनके साथ अपनी मनमानी कर सकता है। जी। और इसी बीच क्या होता ये है कि 1982 में ये
पंजाब केसरी अखबार के मालिक की हत्या कर दी जाती है। जी उसके बाद नामधारी सिखों की हत्याएं होने लगती हैं, जी दंगे होने शुरू हो जाते हैं, हिंदुओं के ऊपर हमले होने लगते हैं, हिंदुओं के प्रति नफरत का माहौल बढ़ने लगता है जी और हत्याओं का दौर शुरू होता है। और साथ ही साथ ये जो भिंडरेवाला था, अब ये अपने लिए हरमंदिर साहब में, यानी जिसको हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं, जी उसी हरमिंदर साहब में अपने अपने लिए वो फोर्टिफिकेशन करने लगा। हम्म और कहते हैं कि इसने वहां पर एक पूरा फोर्टिफाई कर लिया था। जी लाइट मशीन गन, हेवी मशीन गन। जी और आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं बात बता दूं, एक जी थे जी ये जनरल, ये मेजर जनरल शानबाग। जी मेजर जनरल शानबाग आर्मी के, इंडियन आर्मी के मेजर जनरल थे। जी बिल्कुल। लेकिन होता यह है कि उनके साथ भी और उन्होंने बांग्लादेश की लड़ाई में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। ओके। और कहते हैं कि उन्होंने उस दौर में काफी सारे बांग्लादेशी जो मुक्ति वाहिनी सेना थी, हम्म। उसको ट्रेनिंग देने का काम किया था। ओके। आगे चल करके उनके साथ पेंशन और दुनिया तरह कई तरह की चीजों को लेकर के एक केंद्र सरकार से ठन गई। ओके। और सरकार ने इनको वो जो इनका ड्यू था देना था वो नहीं दिया। हम्म। और वो जब ड्यू नहीं मिला तो इन्होंने भी भिंडरे वाले का साथ दिया। ओके, हाँ ये मशहूर है कि ये इन्होंने उनके लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दी थी वहां पे। जी। तो ये अब भिंडरे वाले के साथ हो गए। और कहते हैं कि वो जो थे, तो उनकी लाश मिली थी जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जी तो उसमें जो लाशें बरामद हुई थी उसमें जनरल शानबाग, मेजर जनरल शानबाग की भी डेड बॉडी मिली थी। जी जो एक इस जमाने में जो बंदा लड़ा था इंडिया के लिए, जी वो एक समय में फिर आगे चल करके इंडिया के खिलाफ भी लड़ता है। जी तो ये विडंबनात्मक जो स्थिति थी, इंदिरा गांधी ने तो वैसे ही स्थिति चौपट कर दी थी इनकी भी, जनरल फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की। अच्छा। उनका पेंशन कई वर्षों तक रुका रहा। ओ। उनका उनका पेंशन वगैरह सब कुछ रुक गया था। कहते हैं हम्म। कि किसी बात पर, उनके किसी बात पर इंदिरा गांधी गुस्सा हुई और फिर इसके बाद उनका भी पेंशन वगैरह रोक दिया गया था। ओ। खैर, इंदिरा गांधी को पंगे लेने में बड़े मजे आते थे। और वो बोल्ड थी या क्या थी वो तो बाद की बात है, लेकिन उनको आग से खेलने में बड़ा मजा आता था। हम्म। हाँ, आग से खेलना, कम से कम आप इंसान हैं। आई थिंक ये तो आग से खेलना उनके लिए ये इस बार जो है, क्योंकि जब वो भिंडरे वाला से जब उनके हाथ से निकल गया और फिर हाँ, जब क्योंकि अब हम बात करते हैं मृत्युंजय कि भाई हमने बात करी कि किस तरीके से पंजाब केसरी के एडिटर को भिंडरेवाला के लोगों ने टारगेट किया, उसके बाद जिस तरीके से माइनॉरिटी सिखों को भी वहाँ पे टारगेट किया जाने लगा, हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा, तो इसके बाद जो है सिचुएशन काफ़ी ख़राब होने लगी। आपने बताया कि जिस तरीके से फोर्टिफिकेशन शुरू हो गया था हरमंदिर साहिब का, वहाँ पर जो है बंदूक लेकर जो है ये भिंडरेवाला के लोग घूमते थे खुलेआम और लोगों को परेशान किया करते थे। तो यहाँ से सिचुएशन क्यों इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि भाई इंडियन आर्मी को जो है ये भी नहीं कि पुलिस को, वहाँ की लोकल पुलिस को, लेकिन इंडियन आर्मी को एक्शन लेना पड़ा पंजाब में जाकर। देखिए, पंजाब पुलिस के एक डीआईजी साहब थे। हम्म। तो वो जब वहां गए, ये डीआईजी अटवाल, डीआईजी अटवाल जी। जी, तो डीआईजी अटवाल एक बार गए हरमंदिर साहब में दर्शन करने। जी। और जब वहां से निकल कर आ रहे थे, तो गेट पर ही उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया। ओ अच्छा। जी। और उनके मारे जाने के बाद अब हालात और बिगड़ गए। अब तो लोगों पर हमले हो ही रहे थे। हम्म। अब बड़ी हस्तियों पर और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के इतने बड़े अधिकारी पर भी हमला हुआ। जी। इस हमले के बाद अब चीजें बेकाबू होने लगी थी और उसने हरमिंदर साहब पर एक तरह से अब कब्जा कर लिया। हम्म। अब हरमंदिर साहब जो एक तरह से पंजाब की आन बान और शान
कहा जाता है वो मंदिर। सिर्फ पंजाब तो ही नहीं मृत्युंजय, आई थिंक सभी सिखों के लिए एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है हरमिंदर साहिब। न सिर्फ सिखों के लिए, मैं तो मानता हूं कि हिंदुओं के लिए भी जी बिल्कुल उतना ही बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हिंदू एब्सोल्युटली। स्पेशली एक कहें कि पुण्य कमाने के लिए वहां दर्शन करने जाते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि हिंदू सभी धर्म के लोगों के लिए और विशेष तौर पे सिखों के लिए वो पंजाब स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। जी बिल्कुल। तो वहां पर इसने जो फोर्टिफिकेशन किया, अब ये एहसास हो गया कि पंजाब अब जल्दी ही इनके हाथ से निकलने वाला है। हम्म। तो इसके बाद इंदिरा गांधी तय करती हैं 1983-84 में कि अब वो चुप नहीं रहेंगी, एक्शन लिया जाएगा। जी लेकिन अब उसके लिए जरूरी था कि हरमंदिर साहब को मुक्त कराया जाए भिंडरवाल से। जी। कई राउंड की बातों के बाद भी वो तैयार इसके लिए नहीं हुआ। हम्म। तो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बराड़ थे। जी। तो लेफ्टिनेंट जनरल बराड़ के आई थिंक नेतृत्व लेफ्टिनेंट में, जनरल बनार अभी भी हैं। हाँ वो अभी भी हैं। जी और बहुत सालों बाद, मुझे लगता है मैं जब जॉब में हुआ करता था, जी ये 2009 9 के आसपास की घटना है जी कि लेफ्टिनेंट जनरल बराड़ लंदन में रहते हैं। जी, और उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। जी हाँ, उनके गर्दन पे जानलेवा हमला हुआ था, जी क्योंकि उन्होंने ही उस टुकड़ी का नेतृत्व किया था जिसने स्वर्ण मंदिर पर कार्रवाई की थी। जी बिल्कुल। तो इस वजह से होता यह है कि जब ये हमले हो रहे थे पंजाब में, जी जनरल सॉरी जर्नैल सिंह भिंडरवाल के लोगों के द्वारा, जी तो अब हालात बाहर निकलते चले जा रहे थे। अब इंदिरा गांधी को लगा कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पुलिस जैसी संस्था के वश के बाहर की चीज हो गया है। जी। और इसी बीच हुआ ये था कि उसको पंजाब पाकिस्तान से सपोर्ट मिलने शुरू हो गया। ओके। आपको पता होगा कि अमृतसर और पाकिस्तान की सीमा के बीच बहुत कम का फासला है। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान से इसको वेपनरीज मिलने लगे थे और बहुत ही घातक किस्म के हथियार भी मिलने लगे थे। तो इसकी वजह से क्या था कि सारा का सारा मंदिर को, परिसर को इसने किले में तब्दील कर दिया। जी और फिर अंततः सरकार को 1984 की गर्मियों में तय करना पड़ा एक ऑपरेशन के लिए कि हमें एक ऑपरेशन को अंजाम देना है। जी। उसका नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। स्टार। जी। और इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए ये जनरल जो बराड़ बरार। थे उनके नेतृत्व में फौज आखिरकार स्वर्ण मंदिर में घुसती है। ओके। जी। और स्वर्ण मंदिर में जब घुसती है तो दोनों तरफ से कार्रवाइयां होती हैं। जी यहां तक कहते हैं कि टैंक तक पहुंच गया था वहां पर, तोपें और टैंक तक वहां पर लाए गए थे। जी लेकिन इसका प्रयोग हुआ नहीं हुआ। लेकिन बड़ी घनघोर लड़ाई होती है। जी। और इस घनघोर लड़ाई के बाद सब कुछ जब शांत होता है तो भीतर जाकर देखा जाता है तो सब लोग मारे जा चुके थे। जी। आई थिंक मृत्युंजय ये भी सारे। कहा जाता है कि भाई वहाँ पर जो है जिस तरीके से जिन आर्मी जनरल की आपने बात करी जिन्होंने भिंडरेवाला के लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग दी थी, तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रेटेजिकली जो है क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा था जनरल बरार का एक इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला था कि भाई बहुत ही स्ट्रेटेजिकली उन्होंने वहाँ पर जो है पोजीशंस दे रखी थी वहाँ पे लोगों को, अपने लोगों हाँ, को वहाँ पर, और जनरल आर्मी। शानबाग ने, हाँ। जी हाँ, जनरल शाहबाग ने, और एलएमजीज का जो है वहाँ पर खूब इस्तेमाल किया गया। और शायद इसी वजह से जो है मेरे ख्याल से इंडियन आर्मी को वहाँ पर टैंक की जो है वो एक इमेज जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुई। अनफॉर्चुनेटली गलत रीजंस की वजह से पॉपुलर हुई कि जो हरमिंदर साहिब का जो जो सबसे टॉप पार्ट है, जो जहां अकाल तख्त जिसे कहा जाता है, वो अकाल तख्त पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। डिस्ट्रॉय हो गया था, जी, बिल्कुल। क्योंकि वहां पर टैंक की शेलिंग की गई थी, और उस वजह से वो जो इमेज थी, वो इमेज देखकर जो है काफी आहत हुए थे सिख कम्युनिटी के लोग। जी, बिल्कुल। अब होना भी था ये, क्योंकि अब देखिए सिख समुदाय जो है एक मार्शल कम्युनिटी बनाई थी गुरु गोविंद सिंह ने। जी और उन्होंने तो एक कॉल भी दिया था कि सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, तब
गोविंद सिंह नाम कहाऊंगा, जी और चिड़िया नाले बाज लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम कहावा। जी तो चिड़िया के साथ बाज लड़ाने का दावा करने वाले, तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने जमाने में बहुत ही ज्यादा उत्साह भर दिया था, एक मार्शल कम्युनिटी में एक चेंज कर दिया था सिखों को। जी बिल्कुल। और उनके लिए खालसा, खालसा जो शब्द है, ये इसका मतलब होता है खालिस, खालिस यानी प्योर, जी। प्योरिटी, ये प्योरिटी का शब्द है। हुँ। और ये अपने धार्मिक शुद्धता के लिए, धर्म की परंपराओं जिसकी नींव उन्होंने रखी थी, पंच ककार, जी, यानी पांच पांच ककार का उन्होंने एक नियम दिया था, जिसका पालन करना हर एक सिख के लिए बहुत जरूरी था। जी, केश, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण, जी बिल्कुल। ये 5 जो ककार हैं, इसका इसकी उन्होंने बात कही थी। जी, और उसी को आगे प्रमोट करना चाह रहा था जरनैल सिंह भिंडरवाला। लेकिन उसको जो आगे बढ़ने के संसाधन थे, ऐसा माना जाता है जी, कि कमलनाथ जैसे लोग, संजय गांधी जैसे लोग और इंदिरा गांधी जैसे लोगों का कहीं न कहीं इसमें योगदान था, ये जी, सब कुछ करने का। जी, तो होता ये है कि हरमंदर सिंह पर साहब पर जब ये कार्रवाई होती है जी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, वो एकदम से बहुत गड़बड़ तरीके से तैयारी करके, बिना किसी खास स्ट्रैटेजी के, ये सब कुछ सारी घटना को अंजाम दिया गया। जी, इसी का नतीजा था कि पंजाब में जो आतंकवाद, इंदिरा गांधी की दूसरी बड़ी गलती थी, जी, बिल्कुल। क्योंकि आई थिंक एक दूसरी बड़ी गलती हम कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारी गलतियों में से एक बड़ी गलती थी। नहीं, पंजाब मामले में इंदिरा गांधी ने जो कुछ करने का जब प्रयास किया, उसमें ये दूसरी बड़ी गलती थी। जी, एक तो कि वो समस्या को जन्म खुद उन्होंने ही दिया, जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और जी, दूसरी बड़ी ये थी उनकी पहली बड़ी गलती ये थी कि जब वो कुछ करने बैठी, तो उनको पंजाब की जो स्थानीय सरकार थी उसको रद्द कर विघटित दिया। नहीं करना चाहिए। जी, रद्द कर दिया। जी, जी, क्योंकि उन्होंने उसको जो भंग कर दिया उस सरकार को, तो जो विधायक थे, जो मिनिस्टर्स थे, उनका जनता से कनेक्ट खत्म हुआ। जी और बिल्कुल। दूसरा जो ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया, तो एक तो कि जनता के बीच, उनके बीच क्या कुछ, वॉट एवर वॉज सिमरिंग विद इन द इन पब्लिक डोमेन, जी, वहां के लोकल लोगों में के बीच में क्या चल रहा है, ये तो केंद्र को पता भी नहीं चल पा रहा था। और साथ ही साथ दूसरी ओर इधर आपको बात करें, तो जब इस पर कार्रवाई हुई, तो लोगों के अंदर और भी ज्यादा अविश्वास बढ़ा लोगों के मन में, और आक्रोश भी बढ़ा। जी और बिल्कुल। इसकी वजह से पंजाब जो है, वो एक ऐसा राज्य बन गया जो भारत से अब अलग होने की मांग करने के नारे वहां बुलंद होने लगे। आई थिंक एक तरीके से इंदिरा गांधी ने एक सिंगल हैंडेडली खालिस्तान मूवमेंट को फैन कर दिया था। एग्जैक्टली। तो अब तो ये हो चुका था। इसी बीच होता ये है कि इंदिरा गांधी को खुफिया रिपोर्ट्स मिलने लगे कि हरमंदिर साहब पर जो कार्रवाई हुई है, जी, इस कार्रवाई को लेकर के सिख समाज में बहुत आक्रोश है। और समाज का हर एक तबका, चाहे वो सरकारी नौकरी में है, चाहे वो किसान है या जो भी है, हर कोई इंदिरा गांधी से बहुत ही ज्यादा नाराज है, दुखी आई है। थिंक इसके बाद ये भी खबरें आई थी मृत्युंजय की इंडियन आर्मी के बहुत सारे जो सिख अगर मैं बात करूं जनरल्स थे या कमांडर्स थे या बहुत सारे लोगों ने आर्मी से भी इस्तीफा दे दिया था। तो हाँ, ये भी एक सच्चाई है, ये भी एक यथार्थ है। जी, अच्छा, उस समय हालात ये थे, ये 1984 की घटना है। जी, और उस समय हालात ये थे कि एकदम डेली बेसिस पे हम्म, टर्न ऑफ इवेंट्स लोगों को देखने को मिल रहे थे, कि रोज जी, टर्न ऑफ इवेंट्स बदलता जा रहा था, रोज नए नए अफवाह सामने आ रहे थे, आज ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा। जी, और इसी बीच एक दिन इंदिरा गांधी भुवनेश्वर में 31 अक्टूबर को तो उनका निधन हुआ था, 30 अक्टूबर को भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम को संबोधित करती हैं, जी, और उसमें एक बड़ा मार्मिक भाषण देती हैं। हम्म, उनका ये कहना था कि मेरे खून का एक एक कतरा भारत को की एकता और अखंडता को मजबूती देगा, जी, और मैं डरूंगी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो सब तो बड़े बड़े शान बघारे गए थे उसमें भी। जी, तो होता होता ये है कि इंदिरा गांधी को बहुत दिनों से
इनपुट्स मिल रहे थे ब्लू स्टार के बाद से ही जी, उनको इनपुट्स दिए जा रहे थे कि भाई आपके जो सिख सिख गार्ड्स हैं, जी, ये सिख गार्डों से अपने आप को बचाइए, उनको हटाइए अपनी सुरक्षा से, नहीं तो आपके ऊपर हमले हो सकते हैं, आपकी जान को खतरा है। जी, इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया। हुँ, अब ये उनका निजी फैसला था, हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने सही किया, गलत किया। जी। लेकिन एक प्रधानमंत्री के नाते, क्योंकि प्रधानमंत्री निजी से ज़्यादा आई थिंक उस सूझता टाइम होता है। मृत्युंजय एसपीजी तब तक नहीं बनी थी। आई थिंक उस टाइम नहीं, ये सब 2-2 प्राइम मिनिस्टर्स की हत्या के बाद का ये नतीजा है। जी, जी। तो उनकी सुरक्षा में जो ये सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, जी, ये 2 लोग थे और अगले ही दिन भुवनेश्वर में 30 अक्टूबर को भाषण देती हैं जी, और 31 तारीख को किसी इंटरव्यू के लिए शायद बीबीसी से कोई आया था, जी, तो इंदिरा गांधी का जो दफ्तर माने घर था वो 2 हिस्से में बटा हुआ था। तो घर से निकल करके दूसरे हिस्से में दफ्तर था, वहीं जा रही थीं जी, और भीतर ही भीतर जाने का रास्ता था। तो नाश्ता करके जैसे ही वो घर से बाहर निकलती हैं इंदिरा गांधी और उनके ऊपर दोनों ही जो उसमें से पहला अपना पूरा का पूरा मैगज़ीन खाली कर देता है अपने आग्नेयास्त्र का, अपने फायर आर्म का जी, और फिर उसके बाद दूसरा भी आकर के यही काम करता है। जी, हालाँकि दोनों पकड़े जाते हैं, एक तो वहीं पर मारा जाता है जी, ऑन स्पॉट और दूसरा पकड़ा जाता है। खैर उन पर मुकदमे चलते हैं और जो कुछ भी होता है, नतीजा ये होता है कि भारत की राजनीति को सबसे ज़्यादा इवेंटफुल बनाने वाली जी, उत्तल भारतीय राजनीति को नेहरू ने जिस तरीके से बड़े सावधानी से, बड़ी सूझबूझ से, बड़ी सतर्कता से उन्होंने जो पुष्पित और पल्लवित किया, एक ग्रूम किया एक तरह से, जी, तो नेहरू ने जिस भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की राजनीति को, लोकतंत्र को, सबको बहुत मैच्योर्ड तरीके से, बड़ी समझदारी के साथ उन्होंने ग्रूम किया था। जी, उस पूरी की पूरी व्यवस्था को उनकी बेटी ने बड़ा इवेंटफुल, बड़ा हलचल, धूम-धड़ाका वाला एकदम बना दिया था। जी। और मतलब जैसे कि अब जी और हरि मृत्युंजय प्रसाद हाँ, हाँ। हरि प्रसाद चौरसिया का और पंडित शिव कुमार शर्मा का नाम सुना होगा। जी, बिल्कुल। ये एक बांसुरी वादक थे और एक संतूर बजाते थे। जी, बिल्कुल। तो उनकी जुगलबंदी से पूरा का पूरा जो म्यूज़िक की जो ट्रैजेक्टरी थी उसको शिफ्ट करके उन्होंने एकदम से डिस्कोथेक में कन्वर्ट कर दिया इंदिरा गांधी ने। और हाँ, और ये कहा जाए मृत्युंजय कि भई अपनी जीवन में नहीं, पर अपनी मृत्यु के बाद भी इंदिरा गांधी ने हाँ। भारत को एक ऐसा बहुत बड़ा स्कार दे दिया कि जो आज तक भारत उससे ऊब नहीं पाया। हाँ, नहीं इसका उबरना भी नहीं चाहिए, इसका बार-बार ज़िक्र होना ही चाहिए। जी, इसका बिल्कुल। बार-बार ज़िक्र होना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। देखिए कांग्रेस कहा जाता है कि वो हिंदू-सिख दंगे थे। देखिए, भारत में इतने गलत नैरेटिव्स चलाए गए हैं कि मत पूछिए। हुँ। जो लोग हिंदू संगठनों से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने सिखों को बचाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जी। लेकिन कांग्रेस के जो गुंडे थे, जिनमें बहुत उन बड़े-बड़े नाम शामिल थे जिनमें से मैं कुछ नाम जो पढ़ दे रहा हूँ, आपको बता रहा जी, हूँ। जी। जिन लोगों के नाम आए थे, जिन पर मुकदमे चले थे, जी, उनमें थे एचकेएल भगत, जी। हरकिशन लाल भगत, कमलनाथ जगदीश टाइटलर, कमल सज्जन कुमार, कमलनाथ। कमलनाथ का भी नाम आता है, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा नहीं चला। जी, लेकिन कमलनाथ का भी नाम आता है। जी, कमलनाथ तो माना जाता है कि वो तो सभी चीज़ों में इन्वॉल्व रहने वाले व्यक्ति थे, खैर। जी, और कमलनाथ को तो कहा जाता है कि इनकी तो इनके बारे में तो एक प्रो कांग्रेसी पत्रकार कह रहा था कि भाई उसको ये समझ में नहीं आता कि कमलनाथ कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं और बिजनेसमैन भी हैं। हुँ। राहुल गांधी को राहुल गांधी को ईडी 54-54 घंटे बिठाकर क्वेश्चनरिंग करता है। जी, सोनिया गांधी से क्वेश्चनरिंग होती है। कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं को साधारण-साधारण मामलों में बुलाकर पूछताछ की जाती है। जी। कमलनाथ के दरवाजे पर आज तक कभी दस्तक नहीं दी ईडी ने। और तो इसके पीछे राज क्या है? उसी तरह से दिग्विजय सिंह के। जी। उसका ये कहना था कि कांग्रेस के अंदर के ये सब अ, ये गद्दार हैं। खैर,
तो वो एक अलग विषय है। जी, 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 तो बिल्कुल। इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, और इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद जब ये बात सामने आती है कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई है, जी। तो पूरे देश में आक्रोश आक्रोश का माहौल फैल जाता है। हुँ। चाहे क्या पटना, क्या पंजाब, क्या दिल्ली, और दिल्ली की तो कई बस्तियों में कांग्रेस के नेताओं ने ये दिखाने के लिए, कुछ लोगों ने ये प्रमाणित करने के लिए कि वो नेहरू गांधी परिवार के प्रति कितने लॉयल हैं, जी। कहा जाता है कि उन लोगों ने चिन्हित करके, सिखों की बस्तियों को चिन्हित करके, पहचान करके उनके ऊपर हमले कराए। हुँ। और ये तो बड़ी विभत्स कहानियां हैं कि बुजुर्गों के गले में जलता हुआ, टायर बुजुर्ग डाल सिखों के गले में टायर डाला गया। जी, बिल्कुल। और ये पूरे 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 उत्तर भारत में ऐसी घटनाएं घटी जी। कि जम के हत्या और हिंसा की हुई सिखों के खिलाफ। वो दंगा नहीं था, जी, वो हिंसा थी। एंटी सिख रॉयट। जी, इट जी। वाज नॉट एन एंटी सिख रॉयट, इट वाज अ पोग्राम, जी, एंटी सिख पोग्राम। जी। वो सिखों का नरसंहार था, मैसेकर था, मास मर्डर था। सिखों को बहुतायत में मारा गया। छोटे-छोटे बच्चे जो थे, जो सपने देखा करते थे ये डॉक्टर, इंजीनियर बनने का, स्पोर्ट्स पर्सन बनने का, पहलवान बनने का, सिख कम्युनिटी एक मार्शल कम्युनिटी भी है, तो प्रगतिशील भी है, जी। अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। जी, बिल्कुल। ऐसे लोगों ने हथियार उठाना उचित समझा, और फिर उसके बाद हिंसा का एक नया दौर शुरू होता है पंजाब में। और बहुत भारी तादाद में वहां पर हिंसा होती है। जी। अब देखिए, आक्रोश यहाँ तक फैल गया था कि आगे चल कर के अकालियों के एक नेता थे संत लौंगोवाल। ओके। संत लौंगोवाल 1985-86 में राजीव गांधी के साथ पंजाब समझौता करते हैं, ओके। और अब तय होता है कि इलेक्शन होगा। लेकिन वो उसके उस मीटिंग के तुरंत बाद जैसे ही एक सभा को संबोधित कर रहे थे, बहुत दूर 500 मीटर की दूरी या 1000 मीटर की दूरी से किसी ने पेड़ के ऊपर चढ़ करके और एक सोफिस्टिकेटेड गन से उनकी हत्या कर दी। ओह! अच्छा। हाँ, मंच पर भाषण देते समय लौंगोवाल की हत्या कर दी गई। इतने खराब हालात थे, वो पंजाब तो में उस समय भला। जी। पंजाब में उस समय। हाँ, पंजाब में उस दौर में। और ऊपर से जो इनका लड़का प्राइम मिनिस्टर बना, इंदिरा गांधी का, जी। उसने प्राइम मिनिस्टर बनते ही एक बड़ा ही गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट दिया जी। कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। हुँ। और इसके कारण और ज्यादा इनकरेजमेंट मिला, और भी ज्यादा लोगों को ये क्या कहते हैं, बढ़ावा मिला सिखों के खिलाफ हिंसा का। और देखिए, हिंसा का सिर्फ दो ही मकसद होता है, मास मर्डर, किसी धार्मिक या जातीय आधार पर जब हिंसा होती है, जी। महिलाओं के साथ बदसलूकी, जी। संपत्ति और दुकानों की लूट, जी। और उनकी प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी पर कब्जा पूरा करना, करना। चल अचल संपत्ति पर कब्जा करना, उनको भगाकर। जी, बिल्कुल। तो इसके पीछे समाज के सभी स्वार्थी तत्व सक्रिय हो गए, लग गए, और आगे चल करके वो कांग्रेस के प्रत्याशी बने। कांग्रेस के वो यूं कहें कि गुड नेताओं के नेतृत्व के गुड बुक्स में आ गए। और इस तरीके से हम देखते हैं कि भारी तादाद में सिखों की हत्या होती है, जी। और ये स्थिति लगभग एक दशक और बरकरार रहती है। जी। हालांकि जब ये नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने थे 91 में, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के 2 साल के अंदर ही पंजाब में इलेक्शन कराने का फैसला लिया। बहुत कम वोटिंग हुई, मात्र 30% की वोटिंग हुई। फिर भी उन्होंने बेअंत सिंह को वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया, और उनके चीफ मिनिस्टर बनने के तुरंत बाद बेअंत सिंह की भी हत्या कर दी जाती है एक बम ब्लास्ट में। जी। और उनको सलाह दिया जाता है कि अब फिर राष्ट्रपति शासन लगाइए। बट वो एक अलग ही मिट्टी के बने प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव। जी। तो राव साहब ने मना कर दिया कि नहीं, सो मुझे अब ऐसा नहीं करना। और वो एच एस बराड़ को, हरकिशन सिंह बराड़ को अगला मुख्यमंत्री बनाते हैं। फिर राजेंद्र कौर भट्टल बनती हैं। जी। और इस तरह से पंजाब में एक नया दौर शुरू होता है, सत्ता का, शासन का। और अब तक इलेक्शन वहां होता रहा है। जी। हालांकि ड्रग्स और कई नई समस्याओं में जरूर पंजाब फंसा हुआ है, जी, बिल्कुल। लेकिन जो लोकतंत्र की और प्रशासन की जो समस्या थी, उसे नरसिम्हा राव की सरकार ने काफी सूझबूझ और समझदारी से हल किया। इसके लिए उनको श्रेय देना चाहिए। जबकि इंदिरा गांधी की
आलोचना अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत चीज़ों की आलोचना नहीं करेंगे और हकीकत पर पर्दा डालने का प्रयास करेंगे, जी। तो हम कभी भी क्योंकि समस्याओं से हाँ, बिल्कुल नहीं निकल सही बात है मृत्युंजय आपकी, क्योंकि ये जो जो कहते हैं ना अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स हैं, हालांकि कांग्रेस हमेशा कोशिश करती रहती है जब भी अगर आप टीवी डिबेट्स में बात करें या कुछ करें, तो अगर 1984 की बात उठती है तो वो जाकर जो है 2002 गोधरा राइट्स को लेकर शुरू हो जाते हैं। लेकिन हाँ, देखिए हर डेकेड में, हर कुछ सालों में कुछ ऐसी अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स भारत के इतिहास में है, और हमें ऐसे इतिहासों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही जो इतिहास है वही हमारे आने वाले कल के लिए हमें एक अच्छी सूझबूझ देता है। एक अगर बात करें पॉलिटिकल स्फीयर की, तो वहाँ पर आपको एक अच्छा जो है एक प्रोवाइड कराता है एक प्लेटफॉर्म, कि आप जो है अपनी पुरानी गलतियों से सीखें और उनको रिपीट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और खासकर जब आप अपनी पॉलिटिकल साख कहीं बना रहे हैं किसी एक स्टेट में, तो वहाँ पर वहाँ के एंटी सोशल एलिमेंट्स का जो है साथ बिल्कुल ना दें। और शायद वैसी इंसिडेंट जो है पंजाब में एक बार फिर धीरे धीरे जो है उठने ज़रूर लगी थी। अगर मैं बात करूं अमृतपाल सिंह के नज़रिए से, कि वो भी जो है अपने आप को भिंडरे वाला बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहा था, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो है दाद देनी पड़ेगी सेंटर और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट्स की। उन्होंने स्विफ्टली एक्शन लिया, और इससे पहले कि वहाँ पर जो है स्थिति 1980s की बने, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल के लिया। बहरहाल, हमारे इंदिरा गांधी एपिसोड और पॉडकास्ट के जो ये फाइनल एपिसोड था, आप लोगों को ये पूरी एपिसोड सीरीज कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और आपका जो प्यार हमें अभी तक मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले और पॉडकास्ट में और हम और भी जो है भारत के अलग अलग प्रधानमंत्री, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, या फिर और भी बहुत बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल शख्सियतें रही है भारत के इतिहास की, उन पर जो है हम एक एक्सप्लेनेटरी पॉडकास्ट करें। इसी के साथ इस पॉडकास्ट में यहीं पर विराम लेते हैं। मृत्युंजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।